नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुकेशन क्लासेस हिंदी में। आज हम लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में शामिल साक्षात्कार प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन पढ़ेंगे, जिसके रचनाकार जो हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी हैं। यह जो साक्षात्कार है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप आ रहे हैं, बड़ी खुशी हुई, अवश्य आइए। आपने न जाने कितनी बातें करनी हैं। मेरे मकान का पता है बेनिया बाग में, तालाब के किनारे लाल मकान। किसी इक्के वाले से कहिए वह आपको बेनिया पार्क पहुंचा देगा। पार्क में एक तालाब है जो अब सूख गया है, उसी के किनारे मेरा मकान है, लाल रंग का, छज्जा लगा हुआ, द्वार पर लोहे की फेंसिंग है। अवश्य आइए। धनपत राय। धनपत राय नाम जो है वो प्रेमचंद का नाम है। प्रेमचंद का बनारसी दास चतुर्वेदी को दिया गया पत्रोत्तर। पत्र के जवाब में यह पत्र लिखा गया था जब बनारसी दास चतुर्वेदी इनसे मिलना चाहते थे। आगे देखते हैं। प्रेमचंद जी की सेवा में उपस्थित होने की इच्छा बहुत दिनों से थी। यद्यपि 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनके दर्शन किए थे, पर उस समय अधिक बातचीत करने का मौका नहीं मिला था। दोस्तों, इसमें देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यह 8 वर्ष पहले लखनऊ में एक बार उनसे मिल चुके थे। मतलब पूछा जा सकता है कितने वर्ष पहले, तो 8 वर्ष पहले। इन 8 वर्षों में कई बार काशी जाना हुआ, पर प्रेमचंद जी उन दिनों काशी में नहीं थे। इसलिए ऊपर की चिट्ठी मिलते ही मैंने बनारस कैंट का टिकट कटाया और इक्का लेकर बेनिया पार्क पहुंच ही गया। प्रेमचंद जी का मकान खुली जगह में सुंदर स्थान पर है और कलकत्ते का कोई भी हिंदी पत्रकार इस विषय में उनसे ईर्ष्या किए बिना नहीं रह सकता। लखनऊ के 8 वर्ष पुराने प्रेमचंद जी और काशी के प्रेमचंद जी की रूपरेखा में विशेष अंतर नहीं पड़ा। मतलब यहाँ कहने का मतलब है कि जब बनारसी दास चतुर्वेदी उनसे 8 वर्ष पहले मिले थे और अब जब वो काशी में उनसे 8 वर्ष बाद मिल रहे हैं तो उनमें कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हाँ, मूँछों के बाल जरूर 53% सफ़ेद हो गए हैं। उम्र भी करीब करीब इतनी ही है। परमात्मा उन्हें शतायु करे, क्योंकि हिंदी वाले उन्हीं की बदौलत आज दूसरी भाषा वालों के सामने मूँछों पर ताव दे सकते हैं। यद्यपि इस बात में संदेह है कि प्रेमचंद जी हिंदी भाषा भाषी जनता में कभी उतने लोकप्रिय बन सकेंगे जितने कविवर मैथिली शरण जी हैं। पर प्रेमचंद जी के सिवा भारत की सीमा उल्लंघन करने की क्षमता रखने वाला कोई दूसरा हिंदी कलाकार इस समय हिंदी जगत में विद्यमान नहीं है। इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का भी वर्णन किया गया है, उनके बारे में कहा गया है। तो पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि का वर्णन प्रेमचंद जी के साथ 2 दिन साक्षात्कार में किया गया है, तो मैथिली शरण जी का भी नाम लिया गया है। लोग उनको उपन्यास सम्राट कहते हैं, पर कोई भी समझदार आदमी उनसे 2 ही मिनट बातचीत करने के बाद समझ सकता है कि प्रेमचंद जी में साम्राज्यवादिता का नामो निशान नहीं। कद के छोटे हैं, शरीर निर्बल सा है, चेहरा भी कोई प्रभावशाली नहीं। और श्रीमती शिवरानी देवी जी हमें क्षमा करें यदि हम कहें कि जिस समय ईश्वर के यहाँ शारीरिक सौंदर्य बंट रहा था, प्रेमचंद जी जरा देर से पहुँचे थे, पर उनकी उन्मुक्त हंसी की ज्योति पर जो एक सीधे साधे सच्चे स्नेहमय हृदय से ही निकल सकती है, कोई भी सहृदया सुकुमारी पतंगवत अपना जीवन निछावर कर सकती है। प्रेमचंद जी ने बहुत से कष्ट पाए हैं, अनेक मुसीबतों का सामना किया है, पर उन्होंने अपने हृदय में कटुता को नहीं आने दिया। वे शुष्क बनियापन के कोसों दूर हैं और बेनिया पार्क का तालाब भले ही सूख जाए, उनके हृदय सरोवर से सरसता कभी समाप्त नहीं जा सकती, कदापि नहीं जा सकती। प्रेमचंद जी में सबसे बड़ा गुण यही है कि उन्हें धोखा दिया जा सकता है। देखिए, सबसे बड़ा वो इतने सीधे साधे भोले भाले हैं कि उन्हें कोई भी धोखा दे सकता है। जब इस चालाक साहित्य संसार में 20 आदमी ऐसे पाए जाते हैं जो दिन दहाड़े दूसरों को धोखा दिया करते हैं, प्रेमचंद जी की तरह के कुछ आदमियों का होना गनीमत है। उनमें दिखावट नहीं, अभिमान उन्हें छू भी नहीं गया और भारत व्यापी कीर्ति उनकी सहज विनम्रता को उनसे छीन नहीं पाई। प्रेमचंद जी से अब की बार घंटों बातचीत हुई। एक दिन तो प्रातः काल 11 बजे रात के 10 बजे तक और दूसरे दिन सवेरे से शाम तक। प्रेमचंद जी गल्प लेखक हैं, इसलिए गप लड़ाने में आनंद आना उनके लिए स्वाभाविक ही है।
भाषा तत्वविद बतलावें कि गप शब्द की उत्पत्ति गल्प से हुई है या नहीं। यदि प्रेमचंद जी को अपनी डिक्टेटरी श्रीमती शिवरानी देवी का डर न रहे तो वे 24 घंटे यही निष्काम कर्म कर सकते हैं। एक दिन बात करते करते काफ़ी देर हो गई। घड़ी देखी तो पता लगा कि 1:45 बज रहे हैं। रोटी का वक्त निकल चुका था। प्रेमचंद जी ने कहा, खैरियत यह है कि घर में ऊपर घड़ी नहीं है, नहीं तो अभी अच्छी खासी डांट सुननी पड़ती। घर में एक घड़ी रखना और सो भी अपने पास बात सिद्ध करती है कि पुरुष यदि चाहे तो स्त्री से कहीं अधिक चालाक बन सकता है, और प्रेमचंद जी में इस प्रकार का चातुर्य बीज रूप में तो विद्यमान है ही। प्रेमचंद जी स्वर्गीय कविवर शंकर जी की तरह प्रवास भीरू हैं। अब इसमें देखिए स्वर्गीय कवि शंकर जी का भी नाम लिया गया है। जब पिछली बार आप दिल्ली गए थे तो हमारे एक मित्र ने लिखा था 50 वर्ष की उम्र में प्रेमचंद जी पहली बार दिल्ली आए हैं। इससे हमें आश्चर्य नहीं हुआ, आखिर सम्राट पंचम जॉर्ज भी जीवन में एक बार ही दिल्ली पधारे हैं और प्रेमचंद जी भी तो उपन्यास सम्राट ठहरे। इसके सिवा यदि प्रेमचंद जी इतने दिन बाद दिल्ली गए तो इसमें दिल्ली का कसूर है, उनका नहीं। प्रेमचंद जी में गुण ही गुण विद्यमान हों सो बात नहीं, दोष हैं और संभवतः अनेक दोष हैं। एक बार महात्मा जी से किसी ने पूछा था, यह सवाल आप बा अर्थात श्रीमती कस्तूरबा गांधी से पूछिए। श्रीमती शिवरानी देवी से हम प्रार्थना करेंगे कि वे उनके दोषों पर प्रकाश डालें। एक बात तो उन्होंने हमें बतला भी दी कि उनमें प्रबंध शक्ति का बिल्कुल अभाव है। हम ही सी हैं जो इनके घर का इंतजाम कर सकी हैं, पर इस विषय में श्रीमती सुदर्शन उनसे कहीं आगे बढ़ी हुई हैं। वे सुदर्शन जी के घर का ही प्रबंध नहीं करती, स्वयं सुदर्शन जी का भी प्रबंध करती हैं, और कुछ लोगों का तो जिनमें सम्मिलित होने की इच्छा इन पंक्तियों के लेखक की भी है। यह दृढ़ विश्वास है कि श्रीमती सुदर्शन गल्प लिखती हैं और नाम श्रीमान सुदर्शन जी का होता है। प्रेमचंद जी में मानसिक स्फूर्ति चाहे कितनी हो, अधिक मात्रा में क्यों न हो, शारीरिक फुर्ती का प्रायः अभाव ही है। यदि कोई भला आदमी प्रेमचंद जी तथा सुदर्शन जी को एक मकान में बंद कर दे तो सुदर्शन जी तिकड़म भिड़ाकर छत से नीचे कूद पड़ेंगी और प्रेमचंद जी वहीं बैठे रहेंगे। यह दूसरी बात है कि प्रेमचंद जी वहाँ बैठे बैठे कोई गल्प लिख डालें। जम के बैठ जाने में ही प्रेमचंद जी की शक्ति और निर्बलता का मूल स्रोत छिपा हुआ है। प्रेमचंद जी ग्रामों में जमकर बैठ गए और उन्होंने अपने मस्तिष्क के सुपरफाइन कैमरे से वहाँ की चित्र विचित्र जीवन का फिल्म ले लिया। सुना है इटली की एक लेखिका श्रीमती ग्रेजिया दलिद्दा ने अपने देश के एक प्रांत विशेष के निवासियों की मनोवृत्ति का ऐसा बढ़िया अध्ययन किया और उसे अपनी पुस्तक में इतनी खूबी के साथ चित्रित कर दिया कि उन्हें नोबेल प्राइज मिल गया। प्रेमचंद जी का युक्त प्रांतीय ग्राम्य जीवन का अध्ययन अत्यंत गंभीर है और ग्रामवासियों के मनोभावों का विश्लेषण इतने ऊंचे दर्जे का है कि इस विषय में अन्य भाषाओं के अच्छे से अच्छे लेखक उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं। कहानी लेखकों तथा कहानी लेखन कला के विषय में प्रेमचंद जी से बहुत देर तक बातचीत हुई। उनसे पूछने के लिए मैं कुछ सवाल लिख कर ले गया था। पहला सवाल यह था, कहानी लेखन कला के विषय में आपके क्या विचार हैं? आपने जवाब दिया, कहानी लेखन कला के विषय में क्या बतलाऊं? हम कहानी लिखते हैं, दूसरे लोग पढ़ते, दूसरे लोग लिखते हैं, हम पढ़ते हैं, और क्या कहूँ। इतना कहकर खिलखिलाकर हंस पड़े और मेरा प्रश्न धारा प्रवाह अट्टहास में विलीन हो गया। दरअसल बात यह थी कि प्रेमचंद जी की सम्मति में वे सवाल ऐसे थे जिन पर अलग अलग निबंध लिखे जा सकते हैं। प्रश्न पूछा जाता है बनारसीदास चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रेमचंद से कि हिंदी कहानी लेखन की वर्तमान प्रगति कैसी है, क्या वह स्वस्थ तथा उन्नतिशील मार्ग पर है? तो प्रेमचंद जी उत्तर देते हैं कि प्रगति बहुत अच्छी है। यह सवाल ऐसा नहीं कि इसका जवाब हाफ एंड दिया जा सके। फिर दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, नव युवक कहानी लेखकों में सबसे अधिक होनहार कौन है? तो उत्तर देते हैं प्रेमचंद जी कि जैनेन्द्र तो हैं ही और उनके विषय में पूछना ही क्या है। मतलब नवयुवक कहानी लेखकों में जैनेन्द्र को वह प्रमुख मानते हैं। इधर श्री वीरेश्वर सिंह ने कई अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, बहुत ऊंचे दर्जे की। कल तो उनमें अभी विकसित नहीं हो पाई, पर तब भी अच्छा लिख लेते हैं। बाज कहानियाँ तो बहुत अच्छी हैं। हिंदू विश्वविद्यालय के ललित किशोर सिंह भी अच्छा लिखते हैं।
श्री जनार्दन झा द्विज में भी प्रतिभा है। तो इसमें देखिए दोस्तों, जैनेन्द्र का नाम है, वीरेश्वर सिंह जी का नाम है, फिर उसके बाद ललित किशोर जी का नाम है, फिर जनार्दन झा द्विज का भी नाम लिया गया है। फिर अगला प्रश्न आता है, विदेशी कहानियों पर हमारे लेखकों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। विदेशी कहानियों का हमारे लेखकों पर कहाँ तक प्रभाव पड़ा है। तो उत्तर देते हैं प्रेमचंद जी कि हम लोगों ने जितनी कहानियाँ पढ़ी हैं उनमें रसियन कहानियों का ही सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है। अभी तक हमारे यहाँ एडवेंचर की कहानियाँ हैं ही नहीं, और जासूसी कहानियाँ भी बहुत कम हैं। जो हैं भी वे मौलिक नहीं हैं। कैनन डायल की अथवा अन्य कहानी लेखकों की छाया मात्र है। क्राइम डिटेक्शन की साइंस का हमारे यहाँ विकास ही नहीं हुआ है। फिर अगला प्रश्न करते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जी कि संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक कौन है। तो प्रेमचंद जी बताते हैं कि चेखव। अब देखिए, इस रचना में सबसे महान या सर्वश्रेष्ठ कहानी लेखक किसे माना गया है। तो चेखव को माना गया है। आपको सर्वोत्तम कहानी कौन जची। तो प्रेमचंद जी कहते हैं कि यह बतलाना बहुत मुश्किल है, मुझे याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। टॉलस्टॉय की वह कहानी जिसमें दो यात्री तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं मुझे बहुत पसंद आई, नाम उसका याद नहीं रहा। चेखव की वह कहानी भी जिसमें एक स्त्री बड़े मनोयोग पूर्वक अपनी लड़की के लिए जिसका विवाह होने वाला है कपड़े सी रही है, मुझे बहुत अच्छी जची। वह स्त्री आगे चलकर उतने ही मनोयोग पूर्वक अपने मृत पुत्री की कफन के लिए कपड़ा सीती हुई दिखाई गई है। कवींद्र रविंद्रनाथ की दृष्टिदान नामक कहानी भी इतनी अच्छी है कि वह संसार की अच्छी से अच्छी कहानियों से टक्कर ले सकती है। इस पर मैंने पूछा कि काबुली वाला के विषय में आपकी क्या राय है। प्रेमचंद जी ने कहा कि निस्संदेह वह अत्युत्तम कहानी है, उसकी अपील यूनिवर्सल है, पर भारतीय स्त्री का भाव जैसे उत्तम ढंग से दृष्टिदान में दिखलाया गया है वैसा अन्यत्र शायद ही कहीं मिले। मोम्पासा की कोई कहानी बहुत अच्छी है, पर मुश्किल यह है कि वह सेक्स से ग्रस्त है। प्रेमचंद जी टॉलस्टॉय के उतने ही बड़े भक्त हैं जितना मैं तुर्गनेव का। अर्थात देखिए, इसमें प्रेमचंद जी टॉलस्टॉय के भक्त हैं और जो लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी जो साक्षात्कार कर रहे हैं वो तुर्गनेव के हैं। उन्होंने सिफारिश की कि टॉलस्टॉय के अन्ना कैरेनिना और वार एंड पीस शीर्षक पढ़ो, पर प्रेमचंद जी की एक बात मेरे हृदय को एक बड़ा धक्का लगा जब उन्होंने कहा टॉलस्टॉय के मुकाबले में तुर्गनेव अत्यंत क्षुद्र हैं। तो मेरे मन में यह भावना उत्पन्न हुए बिना न रही कि प्रेमचंद जी उच्च कोटि के आलोचक नहीं। संसार के श्रेष्ठ आलोचकों की सम्मति में कला की दृष्टि से तुर्गनेव 19वीं शताब्दी का सर्वोत्तम कलाकार था। मैंने प्रेमचंद जी से यही निवेदन किया कि तुर्गनेव को एक बार फिर पढ़िए। प्रेमचंद जी के सत्संग में एक अजीब आकर्षण है। उनका घर एक निष्कपट आडंबर शून्य सदगृहस्थ का घर है, और यद्यपि प्रेमचंद जी काफ़ी प्रगतिशील हैं, समय के साथ बराबर चल रहे हैं, फिर भी उनकी सरलता और तथा विवेकशीलता ने उनके गृह जीवन के सौंदर्य को अक्षुण्ण तथा अविचलित बनाए रखा है। उनके साथ व्यतीत हुए 2 दिन जीवन के चिरस्मरणीय दिनों में रहेंगे। बनारसी दास चतुर्वेदी, जनवरी 1932। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरे वीडियो को, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।